Hi friends, welcome to my channel. तो आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में देखा था अबाउट लाइट, लाइट क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हैं, और हम लोगों ने देखा था कि कुछ स्पेशल टर्म्स जो हमारे इस चैप्टर में आगे यूज होंगे, और भी हम लोग स्पेशल टर्म्स देखेंगे। तो लाइक बीम, रे और इमेजेस, ये सब के बारे में हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेट्स स्टार्ट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप लोग क्या समझते हो? तो रिफ्लेक्शन मतलब अगर सिंपल और कॉमन लैंग्वेज में कहा जाए तो बाउंस बैक होना लाइट का। मतलब कि अगर किसी सरफेस, अगर लाइट कहीं से आ रहा है, मान लीजिए ये एक सरफेस है, और हाँ, वो जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यानी कि वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता होगा। और जनरली जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बहुत ही पॉलिश्ड होता है, बहुत ही पॉलिश सरफेस होता है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट्स होते हैं। रफ सरफेसेस भी लाइट को बाउंस बैक करता है, लेकिन बहुत हद तक एब्जॉर्ब करता है। तो जितना पॉलिश सरफेस आपका लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उतना रफ सरफेसेस नहीं कर पाता, इसलिए पॉलिश सरफेसेस बहुत शाइनी लगते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ? तो ये होता है बाउंस बैक ऑफ लाइट। जैसे कि मान लीजिए कहीं से लाइट आ रहा है, ये आपका सरफेस है, अब यहाँ पे लाइट आया, अब इसी पॉइंट से वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो ये जो बाउंस बैक हुआ, जब आप किसी बॉल को ग्राउंड के ऊपर गिराते हो ऐसे, तो वो बाउंस बैक करता है। तो इसी तरह जैसे ही सरफेस पे आया, ये लाइट जो है वो बाउंस बैक किया। इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ये जो प्रोसेस है, ये जो फेनोमेनन है, इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है उसमें कुछ लॉज हैं। तो उसके दो इम्पॉर्टेंट लॉज हैं जो हम लोग को जानना है। नंबर वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। और जो सेकेंड लॉ है वो भी देख लेते हैं। तो सेकेंड लॉ में बोला गया जो सेकेंड लॉ में बोला गया जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीन जो लाइन है वो हमेशा, ये जो तीन है हमेशा सेम प्लेन पे लाई करती है। मतलब इसी प्लेन पे, एक ही प्लेन पे लाई करी, कोई दूसरे प्लेन पे लाई नहीं करी। अब हम लोग ये सारे टर्म्स को समझते हैं। मान लीजिए ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर है मान लीजिए। तो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे इंसिडेंट रे, समझते हैं। तो जो रे लाइट का आ रहा है इस सरफेस के ऊपर, ये जो रे आ रहा है, इस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब जब ये बाउंस बैक हुआ, यानी कि ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसलिए इस रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब हम लोग देखेंगे टर्म्स नॉर्मल, ठीक है, इसको हम लोग एन बोलते हैं। ये आई है, ये आर है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एन, यानी कि नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री पे, ठीक है। ये जो प्लेन है, ये जो लाइन है, ये प्लेन से के 90 डिग्री एंगल पे, कितने पे है? 90 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। लेकिन जो इंसिडेंट रे के पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आ रहा है, उसी पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के पास, ठीक है। तो ये जो एंगल बना, तो ये तो हो गया आपका 90 डिग्री, वो होता है सरफेस से। लेकिन ये जो एंगल बना नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, यहाँ पे जो एंगल बना है, ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है और ये नॉर्मल, यही होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यानी कि ये हमेशा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी हमेशा 30 डिग्री होगा, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्शन का यही था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। पहला पॉइंट था। और दूसरा लॉ था कि इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दिस वन, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन।
तीनों जो है वो एक ही प्लेन पे लाई करता है। तो ये था लॉ ऑफ इंसिडेंट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सारे सर्फेसिस के लिए एप्लीकेबल है, आइदर सर्फेसिस स्फेरिकल हो और प्लेन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आगे। तो जो सर्फेसिस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन सर्फेस होता है और एक कर्व सर्फेस होता है। जो प्लेन सर्फेस होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और ये जो पार्ट है ये इसका पॉलिश्ड पार्ट है जहाँ पे लाइट आएगा और वो रिफ्लेक्ट करेगा, और इसके ये बैक पार्ट है। जनरली जो बैक पार्ट होते हैं वो आपका कोटेड रहते हैं विथ रेड लेड ऑक्साइड से, और ये जो पार्ट है पॉलिश्ड पार्ट जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है वो जनरली सिल्वर और एल्युमिनियम से पॉलिश्ड होते हैं, पॉलिशिंग किए जाते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सके। प्लेन मिरर का एग्जांपल हो जाएगा हमारे घर पे जो नॉर्मल मिरर होते हैं वो भी। कर्व्ड ये होते हैं, कर्व सर्फेसेस कर्व्ड रहते हैं, इनका रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये होता है, आइदर ऐसे होता है। तो कर्व सर्फेस हम लोग बाद में देखेंगे डिटेल में, अभी हम लोग प्लेन सर्फेस पढ़ते हैं। तो जो प्लेन सर्फेस होता है, पहली बात तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे आएगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा और ऐसे नॉर्मल होगा, यानी कि ये आई है ये आर है ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो लॉ होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये इस पे एप्लीकेबल है। फर्स्ट ये था। तो अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ए और बी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। तो अगर आप ऑब्जेक्ट का अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वो बाउंस बैक करता है। ठीक है, अगर नॉर्मल कोई भी रे, ये भी एक बात है, अगर कोई भी रे आपका आ रहा है और वो सरफेस के नॉर्मल पे है तो वो बाउंस बैक करता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर कोई 90 डिग्री पे आता है तो वो बाउंस बैक करता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ठीक है, जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट, 90 डिग्री पे आएगा 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट, तो एंगल तो बनेगा ही नहीं। तो ये अगर ये 90 डिग्री है प्लेन से तो ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ये जा रहा है सेंटर से तो सेंटर से वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट किया। यहाँ से लाइट जा रहा है सरफेस पे कहीं पड़ा है तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट किया है। और ये भी अगर ये भी लाइन जो है वो नॉर्मल है तो ये अपनी जगह पे ही रिफ्लेक्ट बैक किया है। तो अगर हम इस रेस को वर्चुअली यानी कि एपरेंटली प्रोड्यूस करवाए और इंटरसेक्ट करवाए तो इंटरसेक्शन के पॉइंट जो हमें मिल रहे हैं, यानी कि ये जो पॉइंट मिले वहाँ से हमने इमेज बनाया, तो ए डैश बी डैश हमें एक इमेज मिला। तो ये होता है इमेज फॉर्मेशन बाय आपका प्लेन मिरर। आपको हमेशा ये याद रखना है 2-3 पॉइंट कि अगर कोई आप रे ड्रॉ कर रहे हो वो प्लेन से नॉर्मल है तो वो 90 डिग्री पे है तो वो बाउंस बैक करेगा, और वो बाकी किसी भी पॉइंट पे प्लेन पे आए तो वो उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद उसको जोड़ के हमने ये बनाया इमेज। तो कुछ पॉइंट्स जो इमेज के से रिलेटेड होते हैं प्लेन मिरर से, वो होते हैं कि जो इमेज का जो ये साइज़ है वही साइज़ होता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही साइज़ होता है इमेज का। सेंटर से जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट होगा आपका इमेज भी सेंटर से उतने ही दूर पे बनेगा, सेम साइज़ का होगा उतने ही दूर पे बनेगा। जो ऑब्जेक्ट हमारा रियल है लेकिन ये जो इमेज हमारा वर्चुअल है, क्योंकि यहाँ पे लाइट का रियल इंटरसेक्शन हुआ है, यहाँ तो कहीं इमेज बन नहीं रहा है, एपरेंट इंटरसेक्शन से इमेज बन रहा है। दैट्स वाई इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है, इसलिए मैंने इसे डॉटेड लाइन से दिखाया है। और ये जो इमेज है ये एरेक्ट है, मतलब ये सीधा है तो ये भी सीधा है, इन्वर्टेड नहीं है, उल्टा नहीं है। जो इमेज बना है इसका वो इरेक्ट है। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो इमेज है बस लैटरली इन्वर्टेड होता है। इसका मतलब जो इसका राइट है वो उसका लेफ्ट दिख रहा होगा, उसका राइट इसका लेफ्ट दिखता हो। हम आप अपने घर पे एक मिरर के आगे खड़े हो जाओ, वो एज अ प्लेन मिरर वर्क करता है। आप देखोगे कि आपका हाइट सेम दिख रहा होगा मिरर पे, बट आपका लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड की तरफ दिख रहा होगा, जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड की तरफ दिख रहा होगा। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। तो ये था अबाउट प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में और 1-2 क्वेश्चंस आते हैं कि उसकी फोकल लेंथ कितने हैं। तो प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनिटी होती है, और उसके ऑप्टिकल के बारे में पूछा जाता है। ऑप्टिकल तो वो आपका होता है अराउंड 0। ठीक है, तो ये था कुछ पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू प्लेन सरफेस। अब हम लोग देखेंगे कर्व सरफेस, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नहीं देखा प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनते हैं, और स्फेरिकल मिरर जो है आपका वो प्लेन मिरर से टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर अब हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर में एक्चुअली आपको 2 टाइप के होते हैं। स्फेरिकल सर्फेसेस के पार्ट होते हैं, जैसे कर्व मिरर बहुत टाइप के होते हैं। जनरली यूज़ होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल सर्फेसेस इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि ये जो हमारा कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर है ये एक स्फेयर का टुकड़ा है। जैसे आप इसे अगर कंप्लीट करो
तो वो एक स्फेयर बन जाएगा। इसलिए इनको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में एक स्फेयर का पार्ट है। एक स्फेयर से इसे काट लो तो एक मिरर निकला है, तो इसलिए इस कर्व सरफेस में तो ये एक स्फेयर का पार्ट है, इसलिए हम लोग इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अगर आप एक स्पून लेके समझो, स्पून को लेके समझोगे लाइक दिस, तो आप ये देखोगे अगर ये वाला पार्ट पॉलिश्ड है, ठीक है, और हमारा रे ऑफ लाइट, एक तरह से हम समझे कि ये हमारा रे ऑफ लाइट है, तो अगर ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, यानी कर्व्ड वाले पार्ट पे जो अंदर इनवर्ड है उस पे, तो अगर ये पार्ट पे ये आपका गिर रहा है और ये जो है पूरा पॉलिश्ड पार्ट है, मतलब ये आपका इधर रिफ्लेक्टिंग नहीं है, सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो ये आपका कनकेव मिरर कहलाएगा। और यही स्पून को अगर आप पलट दो और अब ये पार्ट नहीं, जबकि ये पार्ट अगर आपका एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस परफॉर्म कर रहा है, तो इसको हम लोग कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो आप ये स्पून से लेके समझ सकते हो। उसी तरह से आप यहाँ पे देखोगे कि ये हमारे पास एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर है। इसमें इनवर्ड वाला जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग है और इसमें जो है आउटवर्ड पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग है कन्वेक्स मिरर में। अब इस मिरर वाले टर्म में हम लोग को जो इस जैसे हम कुछ टर्म्स है जो हमको समझना पड़ेगा कर्व स्फेरिकल सर्फेसिस में। लाइक जो सबसे पहला है वर्ड आता है, टर्म आता है जो हम लोग आगे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे पोल, तो वो पोल क्या होता है, तो इस स्फेयर का जो ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ना, इस पार्ट को हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ मिरर, तो इस पार्ट का जो सेंटर होगा उसको हम लोग P से डिनोट करेंगे और उसी को हम लोग बोलते हैं पोल। इसमें इसका जो सेंटर पार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे पोल। तो एक वर्ड आता है, टर्म आता है, दैट इज पोल। दूसरा आपका आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो सेंटर था उसको हम लोग पोल बोलते हैं, लेकिन ये जो स्फेयर है इसका भी तो कोई सेंटर होगा ना। मान लीजिए यहाँ कहीं, इसमें यहाँ पे कहीं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? C से, ठीक है। तो यानी कि आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर कभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे होगा, तो नहीं, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कभी नहीं होता, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर होता है। वो किस पे होता है? वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस स्फेयर का पार्ट है उस पे होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको हम लोग कहते हैं। ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इसके पोल तक का, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्योंकि ये सेंटर है तो ऑब्वियस ये जो स्फेयर का रेडियस हो जाएगा, सेंटर से लेके जो आउटर पार्ट पे जो लाइन जाती है उसी को ना रेडियस कहते हैं। तो इसलिए हम लोग, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो पूरे स्फेयर का जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट है उसके रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं R से। किससे डिनोट करते हैं? R से, ठीक है। अब आपको एक टर्म आता है दैट इज फोकस, ठीक है। तो फोकस क्या होता है? कभी भी किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर आप प्लेन इन्फिनिटी से अगर कोई रे आ रहा है, पैरेलल रे, ठीक है, इन्फिनिटी से आएगा तो पैरेलल होगा, और वो जिस पॉइंट पे जाके मीट करता है इस पॉइंट को ही हम लोग F से डिनोट कहते हैं और बोलते हैं फोकस। इसमें क्या होगा, जब ये आ रहा है ऐसे एक वर्चुअली प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे, और इसको हम लोग बोलेंगे फोकस, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। और जो फोकस से लेके पोल तक के बीच में जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं और स्मॉल f से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ होता है यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है R, वो हमेशा डबल होता है फोकल लेंथ के। मतलब ये सेंटर पे बनता है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल के एकदम सेंटर पे हमेशा फोकस बनता है। तो R जो बेटा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है। अब आप लोग देखोगे एक टर्म आता है प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या होता है? तो वो जो स्ट्रेट लाइन, ये जो ब्लैक कलर से स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया है, जो पास करता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं
प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कुछ टर्म था जो हम लोग स्फेरिकल मिरर में देखेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पूरे स्फेयर का सेंटर होता है। पोल, और जो मिरर का सेंटर होता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, क्योंकि वो एक स्फेयर का रेडियस होता है जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। जब पैरेलल रेज आता है और वो मीट करता है जिस पॉइंट पे, उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फोकस है और पोल के बीच का जो लेंथ होता है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, जो कि हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। वही सेम पार्ट इसमें भी है, बस इसमें क्या है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे है। ठीक है, बट इसमें आप देखोगे जो फोकस है या सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो उसका ये है, उसके पीछे रहता है। तो यही इन दोनों मिरर में डिफरेंस है, इसके फ्रंट में रहता है और इस मिरर के बिहाइंड में रहता है। तो ये था अबाउट स्फेरिकल मिरर।